हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम वर्णमाला पढ़ रहे थे जिसमें से हमने स्वरों को देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु सबाद गति से बाहर निकलती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर में हमने क्या देखा था कि मुख से निकलने वाली वायु निर्वाध गति से अर्थात बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, परंतु व्यंजन में सवाद गति अर्थात बाधा के साथ बाहर निकलती है। इसकी दूसरी परिभाषा, ऐसे व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वरों में हमने देखा था कि स्वर जो होते हैं उन्हें उच्चारण के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें उच्चारण के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन होते हैं उन्हें उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वरों की व्यंजन की मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। अगर आपसे मूल व्यंजनों की संख्या जो एग्जाम में पूछी जाती है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है, 33 होती है, परंतु कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो ये सामान्य वर्गीकरण हम देख रहे हैं। सामान्य वर्गीकरण जो है वो 6 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन है वर्गीय व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन, फिर उच्छिप्त व्यंजन और अनुनासिक व्यंजन। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो हमारी जीवा होती है वो मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए ध्वनि उत्पन्न करती है, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इन्हें 5 वर्गों में बांट दिया गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और इन वर्गों का नाम जो रखा गया वो प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। कैसे, हम देखते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है, 25। तो का से लेकर माँ तक, का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। अब इनका नाम कैसे रखा गया? पहले वर्ण के आधार पर। तो ये हो गया का वर्ग, फिर चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का ओष्ठ। अब कंठ क्या होता है? अब का बोलने के बाद आपकी जीवा जहाँ टच करती है वो क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। मतलब हमारे गले का जो सबसे निचला हिस्सा होता है वो क्या होता है? कंठ होता है। इसके बाद है चा वर्ग, तालु से उच्चारण होता है। तालु क्या होता है? जीभ जो ऊपर टच करती है, हमारी जीभ जो है चा बोलते हैं तो जहाँ टच करती है वो क्या होता है? तालु होता है। और तालु से पहले का जो भाग होता है वो मूर्धा होता है। आप टा बोल के देखेंगे तो तालु से भी थोड़ा पहले बोला जाता है टा वर्ग, तो मूर्धा उसको बोलते। दंत और ओष्ठ आपको पता है, जिनके उच्चारण में दांतों की सहायता लेनी पड़ी वो क्या होते हैं? ता वर्ग होता है दंत वर्ग। और पा वर्ग क्या होता है? ओष्ठ, ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। अब ये सभी वर्ग के जो 5वें अक्षर होते हैं, कौन कौन से 5वें? अंगा, या, अड़ा, ना और मा, ये सभी क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर कहलाते हैं। ये अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग होते हैं। चा वर्ग को और क्या कहते हैं? ये जो चा वर्ग होता है इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। अर्थात स्पर्श व्यंजन तो ये होते ही हैं, संघर्षी भी होते हैं। अगर सिर्फ संघर्षी बोलेगा
तो आपका आंसर दूसरा होगा। लेकिन अगर स्पर्श संघर्षी पूछता है तो कौन से वर्ण होते हैं? चा वर्ग के सभी वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब हमने क्या देखा, जो पंचमाक्षर होते हैं अनुस्वार के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो हम देख लेते हैं अनुस्वार के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं। जैसे हमने लिखा, एक शब्द लिखा कंचन, ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? हमने क्या देखा, अब पंचमाक्षर प्रयोग कैसे किए जाते हैं। तो जो ये जिसके ऊपर ये प्रयोग किया जाता है उसके पहले वाले वर्ण को देखते हैं हम। इसका पांचवा वर्ण आएगा अनुस्वार के रूप में, ठीक है। तो चा का पांचवा वर्ण क्या होता है? यहाँ होता है। चा वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है? ये यहाँ होता है। तो कंचन को हम और कैसे लिख सकेंगे? वो भी आधा वर्ण आता है, आधा वर्ण आएगा। आधा, जब हम वर्णों को आधा करते हैं तो क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। ये भी सही है। तो ये पांचवा वर्ण किसके? अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गया। दूसरा शब्द देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा झंडा, और एक तरह से और कैसे लिखते हैं? ऐसे। अभी जो हम लिखते हैं ऐसे लिखते हैं झंडा। तब हमने क्या देखा, ये डा है। डा का पांचवा अक्षर क्या होता है? अड़ा। ये देखिए, टा वर्ग का ये जो डा है, ये पांचवा अक्षर क्या होता है इस वर्ग का? अड़ा। तो यही आधे वर्ण के रूप में प्रयोग होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया, जब हमने अनुस्वार नहीं लगाया तो इसका पांचवा वर्ण आधे के रूप में प्रयोग किया, तो ये क्या बन गया? झंडा। और कोई शब्द देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा मंद, ठीक। अब इसको हम एक और तरह से कैसे लिख सकते हैं? माँ। फिर दा का पांचवा अक्षर क्या होता है? दा वर्ग का दा, ये पांचवा अक्षर क्या होता है? ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ना, ऐसे। तो समझ में आ गया जो अनुस्वार, जो पंचमाक्षर होते हैं वो अनुस्वार के रूप में कैसे प्रयोग होते हैं। जब ये अनुस्वार के, या तो ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होंगे या पंचमाक्षर के रूप में, जब भी अनुस्वार के बदले में आएंगे तो ये आधे वर्ण के रूप में आते हैं। जैसे हमने देख लिया, एक शब्द और देख लेते हैं, गंगा। अभी ये क्या है? अनुस्वार जिस पे लगा उसके पहले वाला वर्ण क्या है? गा। गा का पांचवा अक्षर क्या होता है? अंगा। तो हमने क्या देखा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये भी सही है। तो गंगा शब्द ये दोनों तरह से ही लिखा जाता है। या तो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा ये वर्ण, अगर अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो तो आधे वर्ण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन का जो दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? भीतर। अंतः मतलब अंदर, अंदर या भीतर। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो मुख से वायु निकलती है वो मुख के अंदर ही घूमती रह जाती है, मुख के अंदर घूमती, बाहर बहुत कम मात्रा में निकलती है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अंतस्थ। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये चारों ही अंतस्थ हैं। अंतस्थ के अलावा ये क्या होते हैं? तो जो रा अकेले होता है ये प्रकंपित भी होता है और लुंठित भी होता है। इसके 2 नाम होते हैं रा के, या तो आप इसको प्रकंपित बोलेंगे या इसको लुंठित बोलेंगे। क्यों बोलते प्रकंपित या लुंठित? आप जब भी रा का उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ जो होती है वो कांपती रहती है, एक तरह का कंपन होता है। आप बोल के देखिए रा, रा, तो कंपन के कारण इसको क्या बोलते हैं? प्रकंपित। रा में जीभ जो होती है क्या होती है? लुढ़कती रहती है, इसलिए इसको लुंठित भी बोलते हैं। फिर ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक बोलते हैं। पार्श्व का अर्थ होता है किनारा। अब ला, ला बोलिए। जब हम ला बोलते हैं तो जो हमारी जीवा होती है, जीभ होती है, वो आगे आके वायु के निकलने में बाधा उत्पन्न करती है, हवा नहीं निकलने देती। तो हवा कहाँ से निकलती है? दोनों किनारों से निकलती है। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? किनारा। तो जब हवा किनारों से निकलती तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? पार्श्विक। इसके अलावा या और वा दोनों क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में माना गया है।
आप बोल के देखिए या वा। कुछ कुछ इनका उच्चारण स्वरों की तरह होता है, इसीलिए इनको हम दोनों को क्या कह दिया गया, अर्धस्वर। तो हमने देख लिया प्रकंपित क्या होते हैं, फिर हमने प्रकंपित जिसके उच्चारण जीभ का अग्रभाग कांपने लगता है, ये हम बता चुके आपको, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और जीभ टकरा कर लुढ़कती रहती है, इसलिए इसको हम लुंठित भी बोलते हैं। फिर पार्श्विक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीभ जो प्राणवायु होती है वो अगल बगल से बाहर निकलती है, इसीलिए पार्श्विक भी कहते हैं इसको। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो होता है वो बिना किसी बाधा के हो जाता है और स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण होता है, इसलिए ये अर्धस्वर कहलाते हैं। व्यंजन का अगला भेद है ऊष्म व्यंजन। तीसरा जो भेद होता है व्यंजन का वो होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें ऊष्म, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे ये वर्ण जो होते हैं इनके उच्चारण मुख से जो वायु निकलती है वो जीभ के से घर्षण खा के क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ऊष्म हो जाती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। संघर्षी क्यों कहते हैं संघर्षी, थोड़ा सा संघर्ष तो करना ही पड़ता है। अब आप देख लीजिए तीनों शा, एक इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, तो कैसे उच्चारण करेंगे, शा। फिर इसका मूर्धा से शा, इसका सा दंत, और ये क्या होता है हा। तो इसको क्या बोलते हैं, तालव्य शा। जिसका उच्चारण तालु से हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, तालव्य शा। जिसका मूर्धा से उच्चारण होता है उसको हम बोलते हैं मूर्धन्य शा, और इसको हम बोलते हैं दंत शा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार कि कौन से शा होते हैं, तो जहाँ से इनका उच्चारण होता है उसी के अनुसार इनका नाम रखा गया है। और ऊष्म व्यंजन जो होते हैं और कौन से व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहलाते हैं। तो आपसे ऊष्म व्यंजन पूछे तो भी यही चारों होंगे, शा, शा, सा और हा, और संघर्षी व्यंजन पूछे तो भी यही चारों होंगे। अब हम देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों का मिलना। तो जब दो असमान व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं और नया वर्ण जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं हम। इनकी संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन सी, शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। किससे मिलके बनता है ये, का और शा से मिलके बना है छा। अब इसमें आपको पूछा जाता है, ये बहुत IMP कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें आपको हलंत में कंफ्यूज करेगा। तो आपको याद रखना है कि जो पहला वर्ण होता है उसी में हलंत लगा रहता है, दूसरे वर्ण में हलंत नहीं लगा रहता। इसके अलावा इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको, का शा से भी आ को अलग कर देगा। अगर ऐसा ऑप्शन में रहता है तो भी सही होगा, ठीक है। त्रा किससे मिलके बनता है, ता और रा से मिलकर बना है त्रा। ज्ञा किससे मिलके बना है, जा और इया से। शा किससे बना है, शा और रा से। तो ये चारों संयुक्त वर्ण, इसमें एग्जाम में यही पूछा जाता है कि किससे मिलकर बनते हैं। और इसमें हलंत पूछा जाता है कि किस वर्ण पे हलंत होगा, तो जो जिससे मिलके बनता है उसके पहले वर्ण में ही हलंत होता है, ठीक है। अगला जो भेद है वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त के कई सारे नाम हैं, जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन हो गया, उत्सृप्त व्यंजन होगा, इसी को द्विगुण भी बोलते हैं, ताड़न जात बोलते हैं, विकसित, आगत, ये सभी इसके नाम हैं उत्क्षिप्त व्यंजन के। ये होते कौन है, ये दो ही होते हैं, डा और ढा। इनके नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो ये क्या बन जाए, टा वर्ग के जो दो वर्ण होते हैं डा और ढा, उनके नीचे बिंदी लगा देने पर ये क्या बन जाते हैं, द्विगुण व्यंजन। और यह उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। आप डा और ढा बोल के देखिए, जैसे हम बोलते हैं, हमने एक शब्द लिखा पढ़ाई, पढ़ाई, ढा। अब देखिए कैसे जीभ जो होती है एक झटके से ऊपर नीचे होती है। जैसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ झटके से ऊपर नीचे होती है उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। एक हमने शब्द लिया लकड़ी, आप बोल के उच्चारण करके देखिए तो आप देखेंगे कि जीभ जो होती है वो क्या झटके से ऊपर जाती है
जीभ का जो नुकीला हिस्सा होता है ऊपर जाके और फिर नीचे आ जाता है। तो पढ़ाई और लकड़ी, यहाँ पे भी ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों क्या होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। डा और ढा के नीचे बिंदु लगाते हैं। इनके सारे नाम याद रखिएगा, नाम भी इनके पूछे जाते हैं कि इनको क्या क्या बोला जाता है। आगत ध्वनि भी इनको बोली जाती है, आगत व्यंजन। इसके बाद है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु, हमने पीछे देखा था स्वर पढ़ते हुए। तो जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा मुख व नासिका दोनों से निकलती है, अनुनासिक का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होता है, और अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ नासिका से होता है। तो मुख व नासिका दोनों से ही उच्चारण होता है जिनका, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं। अब आप किसी भी वर्ण में आप क्या लगा दीजिए, अनुनासिक का चिन्ह लगा दीजिए तो वो अनुनासिक हो जाएगा। जैसे आँख, गाँव, चांद, कई सारे वर्ण हो सकते हैं। तो ये 6 भेद हो गए सामान्य तौर पर व्यंजन के। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है ये कोई भेद नहीं है, वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। तो वर्गीय व्यंजन के 5वें वर्ण जो पंचमाक्षर होते हैं उन्हीं को हम नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, और जब अनुस्वार के रूप में प्रयोग होंगे तो इनका उच्चारण किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ नासिका से होगा। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन का अगला वर्गीकरण और भी वर्गीकरण है जो हम अगले वीडियो में देखेंगे।